तो ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोला किसे जाता है। तो कोई भी ऐसी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास हो, देखा गया कि वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, एक अलग से फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये फोर्स कांटेक्ट की वजह से नहीं होता है, ठीक है ना, ये बस एग्जिस्ट करता है। यानी अगर स्पेस के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, ए और बी, ठीक है, और इनके बीच में कितना भी सेपरेशन रखें लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि जब तक आप इन्हें इनफाइनाइट सेपरेशन पे नहीं ले जाते हो, तब तक देखा गया कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास क्या है, मास है, तो इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये कुछ अलग सा फोर्स था क्योंकि कोई कांटेक्ट तो था नहीं, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स था क्योंकि आप कितनी भी रेंज बढ़ा दो तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था। सबसे पहली बार ऐसा फोर्स देखा गया था, तो इसे नाम दे दिया गया था क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूटन की थ्योरी किसकी, ग्रेविटेशन की। तो न्यूटन की थ्योरी ग्रेविटेशन की जो डेवलप हुई थी वो हुई थी केपलर की थ्योरी से। केपलर ने 3 लॉ दे दिए थे किसके, प्लैनेटरी मोशन के। उन्होंने बता दिया था कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे पर वो बाद में आएगा चैप्टर में। तो उन्होंने कह दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और वो सभी सन को रखते हैं अपने किसी एक फोकस के ऊपर। जैसे कि हमें पता है एलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि सन उनकी ऑर्बिट के किसी एक फोकस के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है जो कि घूम रहा है सन के चारों तरफ। किस वजह से घूम रहा है, तो उसका रीजन बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर न्यूटन की कहानी तो सबको पता ही है, उन्होंने क्या देख लिया, सेब को गिरते हुए देख लिया, ठीक है। तो उनके दिमाग में भी आया कि क्या प्लैनेट जिस वजह से सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये एप्पल टूट के जमीन पे गिर रहा है, इनका कारण सेम हो सकता है, ठीक है। तो वहां से इन्होंने थ्योरी डेवलप की किसकी, ग्रेविटेशन की। तो इन्फ्लुएंस किससे हुए थे वो, केपलर के लॉ, और उन्होंने दे दिए किसके, न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो है क्या ये है स्टडी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। देख सकते हो आप मून का जो मोशन हो रहा है जैसे कि अर्थ के चारों तरफ, वो भी इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। हम कैलकुलेट भी करेंगे उसकी वैल्यू। और दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर बाउंडेड, हम मानते हैं कि अगर अर्थ के ऊपर जैसे हम खड़े हुए हैं और उड़ नहीं रहे हैं हवा में, तो उसका रीजन भी क्या बोल दिया जाता है, ग्रेविटेशन ही बोल दिया जाता है। आप कल को छत पे जाके कूद जाओ तो आप नीचे गिरोगे, ठीक है। इसका कारण क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया। अब हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, और वैसे भी मेनली आप 4 तरह के फोर्सेस पढ़ते हो, ठीक है, जिनमें सबसे पुराना जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी ये बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक फोर्स है अगर आप इसे कंपेयर करो बाकी फोर्सेस जो आप पढ़ने वाले हो उससे। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे टाइप का फोर्स होता है, और फोर्सेस होते हैं वीक फोर्सेस जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। और चौथा जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरह के फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह देना चाहिए मुझे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों आ जाते हैं। फिर वीक फोर्सेस आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, और लास्ट में आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस, इनमें कोई ना कोई रिलेशन बता सकते हो, लेकिन इन सभी की कोई रिलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम कह सकते हैं सबसे मिस्टीरियस फोर्स जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। वीक बोला है तो इन सभी के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे वीक हो जाएगा। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। फिर जो कांटेक्ट फोर्स की हम बात कर रहे हैं वो भी आपने पढ़ लिया है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, इनके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है वरना ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसे फोर्स हैं जिनमें सबसे कम, जिनके बारे में सबसे कम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इनका फॉर्मूला भी हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। न्यूक्लियस का आप देखोगे वॉल्यूम तो लगभग 10⁻⁻15 मीटर आता है। तो अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकल जाओ तो 2 न्यूक्लियॉन्स, जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है अट्रैक्शन का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर आप न्यूक्लियस के बाहर निकल जाते हो तो ये फोर्स एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो अगर न्यूक्लियस की रेंज में रहते हुए बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकल जाओ तो फिर ये हद से ज्यादा वीक हो जाएगा या ये सीज कर देगा एग्जिस्ट करने।
तो उन्होंने जो लॉ दे दिया था ग्रेविटेशन का वो क्या है देख लेते हैं। तो लॉ आपने सुना भी होगा। लॉ है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, ठीक है ना, और उन्हें रखा गया है किसी सेपरेशन r पर, और दोनों के पास क्योंकि मास है, तो देखा गया है कि इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई तो देखा गया कि फोर्स जो था वो प्रोपोर्शनल था m1 के, साथ ही साथ वो प्रोपोर्शनल था m2 के भी, और देखा गया कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के। तो ये मिली क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रोपोर्शनैलिटी। और कई सारे सालों के बाद इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाए और उसकी वैल्यू मिली कितनी, सुना होगा। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया उसे बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो आई वो आई कुछ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। समझ आई बात। तो ये है सिंपली क्या, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि r सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच में इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ आई बात। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। पहली चीज तो क्या हो गया, ये हमेशा ही क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उसकी वैल्यू इतनी है, मास नेगेटिव हम कर नहीं सकते, और सेपरेशन भी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है ना। तो हमेशा ही कैसा रहने वाला है, अट्रैक्टिव रहने वाला है, ठीक है। कैसा फोर्स है, तो ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, वीक है, तो काफी वीक है। तो मैं अगर कहूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये काफी वीक होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, तो आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो इसी लॉ का। ये हो जाता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g m1 m2 बाय r स्क्वायर इंटू r कैप 1 2। इसे मैं समझा देता हूं मीनिंग क्या है। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, समझ आ रही है बात, 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1। तो ऐसा सोच के देखो, ये आपका मान लो m1 था और ये था मान लो m2। तो m1 के रिस्पेक्ट में m2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो पोजीशन वेक्टर होगा ये। और क्योंकि फोर्स हमेशा कैसा लगने वाला है, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव लगने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आने वाली है, इस तरफ आने वाली है, F। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है, जो कि आपको r12 से मिलेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसी को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, -g m1 m2 बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर। यहाँ पे अगर वेक्टर लिख देते हैं पूरा का पूरा, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या लगाया, एक माइनस साइन लगाया। तो ये तो आप याद रखोगे हमेशा, कभी भी अगर आपके पास माइनस में फोर्स आ रहा है किसी भी तरह का, तो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है। और एक खास बात है, क्या खास बात है इसके बारे में, इस वेक्टर लॉ से ही आपको पता लगेगी बात, वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स होने का मीनिंग क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स हम उन फोर्सेस को बोलते हैं जो कि अलोंग लाइन जॉइनिंग पार्टिकल्स एक्ट करता है। यानी कि अगर एक पार्टिकल आपका यहां पर है, एक पार्टिकल अगर आपका यहां पर है और एक पार्टिकल आपका यहां पे है, और इनके बीच में आपको अट्रैक्टिव फोर्स पता करना है, तो वो किस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करने वाला है। समझ आ रही है बात। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल फोर्स बोल देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स था, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स हो जाता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आपको क्या पता लग रहा है, और पता ये लग रहा है कि यहाँ पे जो g है उसे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है और उसे नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मीडियम इंडिपेंडेंट।
ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दिस फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड इट आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि ये खुद न्यूटन का लॉ है। वो क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, यानी कि अगर ए ने बी के ऊपर एफ फोर्स लगाया था तो बी ने भी ए के ऊपर एफ फोर्स ही लगाया होगा, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। समझ आ रही बात? ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा क्या फॉलो करता था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या फॉलो कर लेता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे होंगे, नेट फोर्स होगा उन सभी का वेक्टर समेशन। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक तरह से क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है, जी m1 m2 हो जाएगा, दोनों का मास सेम, बाय r स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं ताकि हमें हल्का सा आइडिया लगे कंपैरिजन का कि कितना छोटा होता है। इसकी वैल्यू आती है 5.46 इंटू 10⁻71 न्यूटन। समझ आ रही है बात? तो इसका ऑर्डर आप देख सकते हो कितना है, -71, 10⁻⁻71 आ रहा है। तो सोच के देखो, जो हमने 1 मीटर के सेपरेशन पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। ये क्या है, हद से ज्यादा छोटा फोर्स है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग सकता है कि इसीलिए हम जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो कभी भी आपको दो चार्ज पार्टिकल अगर दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इनकी कैलकुलेशन करनी हो तो जनरली आप क्या करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये लगभग 10⁻40 टाइम्स ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आई बात? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे। आपको नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है, जी के टर्म्स में बता सकते हो, जल्दी से कर लो। फर्स्ट का ए पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक बार पूरी चीजें। ये बताओ क्या आता है? ठीक है, तो हमें पी के ऊपर क्या बताना है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्टिकल इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ऐसे, और ये वाला पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ऐसे। तो यहाँ वैल्यू मान लेता हूँ कि F1 है कुछ, यहाँ वैल्यू मान लेता हूँ मैं F2 है। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी जी m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, और F2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम जी m स्क्वायर बाय l स्क्वायर। और हमें पता है कि ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, तो एफ नेट आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को मैं एफ बोल दूं अगर, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री, यानी कि f√3 आपको मिल जाएगा, यानी g√3 m स्क्वायर बाय l स्क्वायर। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं, और भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन तो सिंपल, ऐसे कई सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg मास केप्ट एट 2, -2, 3 ड्यू टू मास 1 kg केप्ट एट 0,0,2 कंसीडरिंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस अलोंग i j k। तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक है ना, क्या आएगा बताओ?
सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। क्या लिख सकते हो फोर्स को? तो आ गया माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। किसकी वजह से निकालना है? 0,0,2 की वजह से। किस पर निकालना है? जो 2, -2, 3 पे रखा है। तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सिंपली क्या आ जाएगा? 2 - 0 यानी कि 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना? कैप चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, जो कि आ रहा है 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आपको मिल जाएगा सिंपली क्या? आंसर। समझ आई बात? मैंने क्या किया? पोजीशन। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल से ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल P as shown in the figure is at rest in constant electric field E0. Find its mass. आपको उसका मास बताना है। अगर वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे सेटअप के अंदर रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज भी है। क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे एक स्टेशनरी मास दिया गया है कैपिटल M, और यहाँ पे आपको मास फाइंड करना है, मान लेता हूँ स्मॉल m है, और इस पे चार्ज दिया है -2q। ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ E0, सेपरेशन है R। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या हो जाना चाहिए? नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पे उसके ऑपोजिट लगता है। तो एक तो इस पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि होगा Q इंटू ई, यानी 2Q इंटू E0, और वो लगेगा राइट की तरफ क्योंकि फील्ड है लेफ्ट की तरफ। और एक इसे महसूस हो रहा होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी FG में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर ये रेस्ट पे है तो FG इक्वल हो जाना चाहिए किसके? FE के। यानी कि मैं कह सकता हूँ GMM बाय आर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए 2Q E0 के। यहाँ से आपको स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल m हमें मिल जाएगा 2Q E0 आर स्क्वायर बाय GM। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन किए थे इक्विलिब्रियम वाले। ठीक है ना? तो वहां पे हमने कई केसेस देखे थे, आपको अगर याद हो, इक्विलिब्रियम के लिए क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे हम क्या लेते थे? एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे। एक बार हमने केस लिया था जब दोनों फिक्स चार्जेस का नेचर सेम हो, एक बार लिया था जब दोनों का नेचर ऑपोजिट हो। तो यहाँ सिर्फ एक ही केस होता है, सिंपल सा, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि A और B मान लो फिक्स चार्ज है, ठीक है ना, M और 4M। तो आपको बताना है कि A से कितनी दूरी पे कोई मास लाके हमें रख देना चाहिए ताकि वो रेस्ट पे रहे। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको समझ ही आ रहा है, ऑब्वियसली बीच में ही आ सकती है, क्योंकि दोनों अपनी तरफ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो जैसे पहला पार्ट मान लेते, मैं कर देता हूँ, सेपरेशन D दिया हुआ है, पूछा गया है A से कितनी दूरी पे हम कोई भी मास लाके रखें तो वो दूरी की वैल्यू क्या हो ताकि नेट फोर्स क्या रहे? उस मास पे 0 रहे। समझ आई बात? तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप मान लो कि यहां से हम x दूरी पे रख देते हैं, तो क्या होगा? हम कोई नया मास लाके रख देते हैं m0, ये हमारा टेस्ट मास हो गया। तो इस m0 पे एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा F1, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा F2। और अगर इसे रेस्ट पे रहना है तो F1 इक्वल हो जाना चाहिए किसके? F2। F1 की वैल्यू हो जाएगी GM m0 बाय एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? G4M m0 बाय D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? यहां से आप लिख सकते हो D माइनस एक्स बाय एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, और यहां से x आपको मिल जाएगा कितना? D/3। समझ आई बात? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे कर लिए थे। ठीक है, एक आप ट्राई कर लो, सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट। 2m और 3m दिए हुए हैं, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए A से? आया? ठीक है, तो A की वजह से इधर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, FA बोल देते हैं, और B की वजह से खुद की तरफ FB। तो FA इक्वल हो जाना चाहिए FB के,
यानी कि जी एम नॉट लाके मैंने रख दिया होगा कोई, जी 2m एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए जी 3m एम नॉट बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से भी आपको मिल गया डी माइनस एक्स बाय एक्स, ये हो जाना चाहिए अंडर रूट 3/2, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, d अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3/2। समझ आए? तो ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था जो कुछ भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वो सभी क्या आएगा, ग्रेविटेशन के अंदर आएगा। तो जो नई चीजें पढ़नी है उन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ये सब तो सेम। अब आगे बढ़ जाते हैं किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। तो जैसे हमने पढ़ा था क्या कि चार्ज होती है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर लेता है इस तरह, ताकि कोई और चार्ज पार्टिकल उस रीजन में आए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करे। तो हम कह देते हैं उसी तरह से कोई भी पार्टिकल जिसके पास की मास है वो अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर लेता है, एक रीजन जनरेट कर लेता है जिसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि एक्सटेंड करता है इंफिनिटी तक। और ये रीजन ऐसा है कि उस रीजन के अंदर अगर कोई और पार्टिकल जिसके पास मास है वो एंटर करता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है। समझ आ रही बात? यहाँ रिपल्सन की तो बात ही नहीं है, इस फील्ड की वजह से हमेशा ही क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स महसूस होगा। समझ आ रहा है? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी वैसे ही क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अंतर बस इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से कई बार फोर्स अट्रैक्टिव होता था, कई बार रिपल्सिव। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स हमेशा ही क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब इसे डिफाइन कैसे किया गया, तो सिमिलर वे में डिफाइन किया गया। ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने डिफाइन कर दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाती है इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास एट अ पॉइंट। यानी कि अगर स्पेस में किसी पॉइंट पे आपने m मास लाके रखा और उस m मास के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स Fg एक्ट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बोला गया कि इस पॉइंट P पर, अगर मैं इसे पॉइंट P बोल दूं, तो इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिंपली Fg बाय m। समझ आई बात? यानी जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरफ क्या होगी, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। और यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं, ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट ने ये फील्ड जनरेट की है, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ये फील्ड जनरेट की है तो ये फील्ड किस तरफ पॉइंट करेगी, जनरेट करने वाली ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगी। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और इसकी फील्ड ड्रॉ करना चाहूं, फील्ड लाइंस, तो उसे मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूं, उसकी तरफ ड्रॉ करता हूं। ताकि अब देखो आप कोई भी मास लाके यहाँ पे अगर रखोगे तो उसे फोर्स किधर महसूस होगा, टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट महसूस होगा। समझ आई बात? तो एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये हो गया, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाता था चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आई बात? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहां तक एक्सटेंड करती है, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है, किसकी तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, ठीक है ना। ये हमने डायग्राम भी देख लिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए क्या थी, कंजर्वेटिव थी। सिमिलरली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव होने का मतलब हुआ वर्क डन इन क्लोज्ड लूप कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो ये भी क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव से आप एक और चीज भी समझते होंगे, कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव होता है तो उससे रिलेटेड हम क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो आएगी, उससे पहले हम देख लेते हैं फील्ड ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग अलग शेप की क्या देखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वैसे ही हम ग्रेविटेशन में क्या देखते हैं, अलग अलग शेप्स की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पूरे चैप्टर के लिए मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ बस, जो मैंने नोट में लिख दिया है और आपको ये रट लेना है बस सिंपली, कि पूरे चैप्टर के अंदर आप चार्ज को तो रिप्लेस कर देते हो किससे, मास से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस हो जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड से, बस मैंने सिंबल Eg लगा दिया है नीचे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है K,
वो रिप्लेस हो जाता है माइनस जी से, ठीक है ना। हर फॉर्मूले के लिए जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप हर फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो सिवाय डायपोल के, क्योंकि यहाँ पे डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव मास की हम बात करते नहीं है, ठीक है ना, न्यूटन के मैकेनिक्स में। तो जी को रिप्लेस कर देते हो, सॉरी के को रिप्लेस कर देते हो माइनस जी से, यानी कि 1/4πε0 ये रिप्लेस हो जाता है माइनस जी से, या मैं कह सकता हूं 1/ε0 ये रिप्लेस हो जाता है -4πg से। इसी को यूज करते हुए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सभी के फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको फॉर्मूले याद होंगे, फिर भी मैं मेथड बता देता हूं क्या किया होगा मैंने। ऑब्वियसली मैंने क्या किया होगा, m मास की ऑब्जेक्ट के पास किसी दूरी r पर एक टेस्ट ऑब्जेक्ट को लाके रखा होगा, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी Gm/m/r², और हमें पता है फोर्स इक्वल भी किसके होगा, m इंटू इस जगह पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं अगर हम, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है Eg इज -Gm/r² इंटू r कैप। अब इसे समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। वेक्टर फॉर्म में मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा है -Gm/r² इंटू r कैप। देखो k की जगह तो क्या आया -g, q की जगह क्या आया m, और r² तो एज इट इज रहा। बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पोजीशन वेक्टर होती थी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए ऑपोजिट टू पोजीशन वेक्टर है। समझ आई बात? यानी कि अगर आपका मास यहाँ पर है और इस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर, तो इस जगह पे फील्ड जो होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। तो ये हो जाती है क्या, आपकी पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पे एक एग्जांपल भी कर लिया है, ठीक है ना। सिंपली फॉर्मूले में क्या कर दिया है, वैल्यूज को पुट कर दिया है। पॉइंट आपको दिया हुआ था P 2, 3, 4, और ड्यू टू मास m एट ओरिजिन आपको बतानी थी फील्ड की वैल्यू कि कितनी फील्ड होगी ओरिजिन पे जो ऑब्जेक्ट रखी है उसकी वजह से। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोजीशन वेक्टर। तो पहले तो Gm, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, जो कि आ जाता है √29। तो Gm/r², ठीक है ना। तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है सेम फॉर्मूले आप किस में पढ़ते हो, ग्रेविटेशन में पढ़ लेते हो।